डॉक्टर बाबा साहब और उनके कार्य का परिचय कराने के लिए मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सुरेश माने सर से निवेदन करता हूं कि इस अवसर पर हमें संबोधित करें। ऑनरेबल श्री अरुण कुमार सिंह जी, आदरणीय गुप्ता जी, dignitaries of BPCL, top management class employees, brothers and sisters, 131 birth anniversary. Normally it starts from 14th April और 16 मई तक चली जाती है। काफ़ी लंबा समय लगता है। ये अच्छी बात है कि जैसे अरुण कुमार सिंह जी ने कहा कि अक्सर लोग काम होने के बाद विदा कर देते हैं, लेकिन अम्बेडकर इज़ हियर टाइम एंड अगेन इन सम और अदर फॉर्म। यही अम्बेडकर की महानता है। क्वेश्चन इज़ वाई, और जब ये क्यों ऐसा सवाल आता है तो रिलेवेंसी बहुत बड़ी फैक्टर है। अम्बेडकर आज भी उतने ही रिलेवेंट है जितने थे। डिग्रियाँ कम ज़्यादा हो सकती है, एरिया बदल सकते हैं, सेक्टर चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्टिल ही इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। सिर्फ उसी क्लास के लिए नहीं कि जो ज़रूरतमंद हो, लेकिन गवर्निंग क्लास को भी उनकी ज़रूरत है। दुख इस बात का है कि गवर्निंग क्लास कभी कभी याद करता है, कभी याद नहीं करता है। फॉर देम अम्बेडकर इज़ अ मॉडल ऑफ कन्वीनियंस। ये थोड़ी दुख की बात होती है, और इसीलिए बाबा साहब को डे बाय डे याद करना बहुत ज़रूरी है। 3.5 दशक की ज़िंदगी 1920 से लेकर 1956, 3-3.5 दशक। कौन सा क्षेत्र अनटच है जिसका जिक्र हमारे अरुण कुमार सिंह जी ने किया? कौन सा क्षेत्र अनटच है? प्रोमिनेंटली आपको दलित उद्धार, पिछड़े जाति का उद्धार और संविधान ये तो दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा क्षेत्र नहीं है जो उन्होंने टच नहीं किया और जिसकी रिलेवेंसी आज भी नहीं है? पॉपुलेशन कंट्रोल से लेकर प्राइवेटाइजेशन के सिस्टम तक, पॉपुलेशन को 1931 में डील करते हैं। 1942 में स्टेट का रोल कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इन द नेशनल गवर्नेंस, उसको डील करते हैं। 1954 में व्हेन ही वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, चाइना हमारे लिए कितना बेहतरीन दोस्त होगा या खतरा होगा, इसका बेहतरीन एनालिसिस एक्सेप्ट अम्बेडकर एंड राम मनोहर लोहिया कोई तीसरा आदमी भारत में उस वक्त ना था। ऐसी कितनी विशेषताएं हम गिने, लेकिन उसके साथ एक दर्द भी बांटना बहुत ज़रूरी है, दुख भी बांटना ज़रूरी है कि स्टिल डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स अम्बेडकर इज़ अ स्टिल मोर मिसअंडरस्टूड रादर दैन समझने के बजाय। उसके कारण है, और कारण हमारे ज़्यादा सोशोलॉजिकल है, पॉलिटिकल भी है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि अरुण कुमार सिंह जी ने कहा कि अम्बेडकर वॉज द लेस पॉलिटिकल। अम्बेडकर जैसे लोगों को पॉलिटिक्स ये एक जरिया होता है, हथियार होता है, एंड साधन तो है ही। And therefore, even today's guys, those who follow Ambedkar in politics, they should also learn the same thing. Not a profession, but as a mission to achieve
अचीव द टारगेट्स, द एम्स। और एम्स क्या है, टारगेट्स क्या है? कई लोग बाबा साहब के जयंती में अक्सर ये बात करते नज़र आते हैं कि बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की बात की। ज़रूर की है, लेकिन अरुण कुमार जी के भाषण में मैंने एक शब्द सुना, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। वो सिर्फ सोशल जस्टिस विद इन द फ्रेमवर्क नहीं, बाय ब्रेकिंग द फ्रेमवर्क ही वांटेड टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक सांस्कृतिक बदलाव। रिफॉर्मर थे, लेकिन बेसिकली ही वॉज अ रिकंस्ट्रक्शनिस्ट, क्योंकि रिफॉर्म की एक मर्यादा है, रिफॉर्म की एक परिभाषा है। रिकंस्ट्रक्शन इसका मतलब किसी न किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन है। एंड ही वांटेड टू डिमोलिश सर्टन पिलर्स। कास्ट एम्पायर पिलर क्या डिमोलिश नहीं होना चाहिए? इससे कोई मतभेद नहीं करेगा। आज भी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में हम पढ़ते हैं कि किसी को घोड़े में नहीं बैठने दिया जाता। अब घोड़े में बैठने के बाद कोई राजा होता है, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन स्टिल एंशियंट पिलर्स, ऐसे पिलर को डिमोलिश करना, एक नेशनल एम बनाना, एक बड़ा काम है, आसान काम नहीं है। बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, हमारे नेशनल प्लानर्स, even including the Supreme Court of India, it is imperative to abolish the caste mechanism as early as possible. दादा भाई नौरोजी की एनालिसिस जब इंडिया की बैकवर्डनेस बताती है तो कास्ट सिस्टम को बहुत कम ब्लेम करती है, लेकिन व्हेन यू रीड अम्बेडकर बैकवर्डनेस का बैकबोन जो है कास्ट मैकेनिज्म को, he categorically says unless we kill this monster we cannot have a socio-economic political reforms. इतनी क्रिस्टल क्लियर भाषा में किसी भी देश के लोगों को बताने के लिए बिना कोई परवाह, रिकंस्ट्रक्शनिस्ट लोग कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में कभी भी नहीं होते। सो अम्बेडकर वाज नेवर इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन, अनकॉम्प्रोमाइज लीडर, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, इनिशिएटिंग द न्यू काइंड ऑफ आइडियाज़। और ये जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग कैरेक्टर है वो उन लोगों के पास, उनके पास ही होता है जो अपने एम्स, मिशन, मूवमेंट में पक्के रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सामाजिक न्याय की परिभाषा उनके नज़दीक थी, लेकिन जब तक बदलाव नहीं था पूरी तरह से कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन, और रिकंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने कई डिवाइसेस इस्तेमाल किए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एम बहुत अच्छा है लेकिन टेक्निक सही नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। सो ही adopted those kind of means within the constitutional and democratic framework. एजुकेशन वो एक वैसा मीडियम है। दूसरा एक कलेक्टिव मूवमेंट आपकी, जिसको आज की भाषा में हम ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कहते हैं, वो एक मानव अधिकार की मूवमेंट कहते हैं या ह्यूमन राइट्स मूवमेंट कहते हैं। सी, preaching the idea is the one thing and building the movement or a struggle for the same ideas by the same person is a different thing. ये बाबा साहब में दोनों कॉम्बिनेशन है। And again, he never allowed to build up his own struggle with a violent means. आपने जो शब्द प्रयोग किया, he wanted to have the peaceful transformation in the Indian society. जबकि वो लोग, कई लोग कहते थे कि बाबा साहब को पूरा हक और अधिकार है किसी का सर फोड़ने का, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि वो हमारा सर नहीं फोड़ते। बट ही नेवर बिलीव्ड इन दैट काइंड ऑफ थिंग। ही बिलीव्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव ज़रूर आएगा। सो ही अडॉप्टेड इवन द सोशल मूवमेंट विच आई कॉल इट एज अ ह्यूमन राइट मूवमेंट। उन्होंने और एक टेक्निक अपनाई, जैसे एजुकेशन के ऊपर एम्फोसाइज दिया। We know every well globally education is the means of powerful liberation movement, ये कहीं भी जाना जाता है। He also emphasized on the political participation, that is also very important. और political participations की बात कहते हुए उन्होंने हमेशा एक वेस्टर्न कंट्री का उदाहरण देते वक्त कहा कि जो लोग
अपनी भक्ति भाव जो भी प्रोसेस होते हैं उससे जो हासिल करते हैं वो कभी भाग्य भगवान के नाम पे गवा देते हैं, दे लूज। अम्बेडकर वॉन्ट द पीपल, देखो इससे गंवाना नहीं, फॉर दैट यू विल हैव टू बी अ इफेक्टिव पार्टिसिपेंट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, इफेक्टिव। उन्होंने ये भी कहा कि रिप्रेजेंटेशन वगैरह बात करते हैं, आई डोंट एग्री फॉर नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन। So he differed with Gandhi, Congress or all those contemporary forces, saying that I don't want a nominal representation, I need an effective representation. और अगर इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फिर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की बात करना लगभग बेमतलब है। उस तरह के विचार तक उन्होंने लेके जाने की बात कही। बाबा साहब की दो चार बातें बहुत ध्यान से अगर इस देश ने गंभीरता से ले ली आज भी तो बहुत बड़ी बातें होगी। आज हम ग्लोबल प्रोसेस में लगभग ड्राउनिंग प्रोसेस की तरफ से बहते चले जा रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं अभी इनएविटेबल प्रोसेस है। अब इनएविटेबल प्रोसेस में भी रास्ते ढूंढने चाहिए। 1942 में when Ambedkar wrote States and Minorities, he categorically said, look here, we have to admire and accept the role of the private players. जो BPCL की भी बात है, we have to accept and admire the role of a private players. But he goes and further said, but to what extent? कहाँ तक? And he says, we must be in a position to strike the balance between two, state and a private player. आज अगर ये हम सवाल पूछे क्या हम वो बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं? आर वी मेंटेनिंग दैट हार्मोनियस रिक्वायर्ड बैलेंस बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट प्लेयर? अब इस विषय को ऊपर एम्फसाइज करने की क्यों जरूरत है? जरूरत इसलिए है कि अवर हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स इन द टर्म्स ऑफ, इन द कमांड्स ऑफ द स्टेट शैल डू दिस, स्टेट शैल नॉट डू दिस। जी 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 आप एक दिन आइए, आपके साथ सुनना है। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। उनको क्लैपिंग से विदा कर दीजिए। Half of the Constitution speaks in the terms of state shall do this, state shall not do this. जब संविधान कहता है कि हमारा राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था ये करेगी या नहीं करेगी, सवाल आज ये कि क्या हमारी शासन व्यवस्था इंटैक्ट रहने वाली है? अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, शासन व्यवस्था तो रहेगी, लेकिन शासन व्यवस्था किसके हाथ रहेगी? इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट मैकेनिज्म, स्टेट apparatus और प्राइवेट मैकेनिज्म? और जब ये सवाल पूछते तो दो बातें याद आती है हमें। कब कुछ लोग कहते हैं कि हमें इस पॉलिसी के ऊपर चलनी चाहिए, वो पॉलिसी का नाम कहते हैं कि लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। अगर ये बात है कि लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस, तो सवाल ये आता है कि हु विल गवर्न, वो गवर्नेंस कौन करेगा? और भारतीय संविधान या अंबेडकर की जो विचारधारा का फ्रेमवर्क है, that don't deny the existence of the private player but do not allow to prevail over the state mechanism. ये जो बैलेंस है, क्या देश के नीतिकार, पॉलिसी मेकर्स, गवर्निंग मैकेनिज्म ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है क्या? और इसका जब हम हिसाब किताब लगाते हैं तो कई हमारे सामने दुष्परिणाम भी नज़र आते हैं। दुष्परिणाम का जब मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आपने मुझे अपना जो नोट, हमारे महेंद्र कुमार जी है जनरल मैनेजर HRS के, उन्होंने भेजा कि आप मुझे चेंज मैनेजमेंट एंड द नीड फॉर इंडिविजुअल टू देमसेल्व्स अहेड ऑफ द चेंजेस, इसके ऊपर एम्फसाइज करें। मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ कि जो भी लोग देश के शासन व्यवस्था का, मैकेनिज्म का गवर्नेंस कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, आर दे डूइंग अ राइट थिंग और रॉन्ग थिंग? वेरी कैटेगरिकल। क्योंकि एनालिसिस लेवल में किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, इसलिए सॉफ्ट होना भी गलत होता है।
whether they are functioning in accordance with the spirit, mechanism, policies of the constitution, सवाल है। और जब ये सवाल पैदा होता है तो हमें देश के मैनेजमेंट के लेवल पे कई नज़र आते हैं। उसमें एक बड़ा सवाल है कि क्या हम हमारे वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को भूलते नहीं जा रहे, डिमोलिश नहीं करते जा रहे। आप कहेंगे फिर ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, वेलफेयर स्टेट कहाँ बचेगा। अमेरिकन स्टेट इज अ कैपिटलिस्ट स्टेट फॉर हाउ मेनी ईयर्स, स्टिल इट इज नोन एज द वेलफेयर कैपिटलिज्म। अमेरिका एक उद्योगपति या भांडवलशाही प्रधान देश होने के बावजूद भी वहाँ का लेबर जितनी इंडिया की लेबर में अनरेस्ट है उतनी अनरेस्ट कभी फील नहीं करता, क्योंकि दैट लेबर वर्क्स अंडर वेलफेयर कैपिटलिज्म। हमारे यहाँ कैपिटलिज्म तो हम फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन जो वेलफेयर कैपिटलिज्म का मॉडल है उसको हम फॉलो नहीं करना चाहते। और इसलिए हमारा जो इमर्जिंग मॉडल आता है जिसको हम क्रोनी कैपिटलिस्ट मॉडल कहते हैं, एक नव प्रणाली का कैपिटलिज्म का मॉडल है। जिस क्रोनी कैपिटलिज्म मॉडल में जो ऑलरेडी ऊपर का तबका है वो एलिवेट होता है और जो नीचे का तबका है वो डाउनग्रेड होता है। Now whether Ambedkar visualized this kind of a model? Certainly not. Ambedkar stood categorically for state controlled economy, state plan economy, state intervention economy. When I say state plan, state controlled, state guided, state regulated, well designed economy, लेकिन आज हम अपनी देश की होल इकोनॉमिक प्रोसेस जब देखते हैं तो उसमें प्लानिंग प्रोसेस लगभग बेतरती तितरती नज़र आती है। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म लगभग वाइडर अवे ऐसा होता नज़र आता है और इसके परिणाम हमें देखने मिलते हैं। परिणाम जीडीपी क्षेत्र में मिलते हैं, परिणाम अनएम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में मिलते हैं, परिणाम हमारे कई सारे पॉलिसी में आते हैं। और जब कई सारे परिणाम इस क्षेत्र में आते हैं तो फिर उसका रिफ्लेक्शन अलग अलग सेक्टर में आ जाता है। रिजर्व बैंक की लेटेस्ट अगर रिपोर्ट आंकड़े पढ़े तो रिजर्व बैंक ने पहले से ही आगाह किया कि हमारा 2 साल में जो कोविड में नुकसान हुआ हमें 2035 तक वो रिकवर करने का समय लगेगा, मतलब लगभग अभी 10-12 साल लगेगा। अब ये 10-12 साल में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, अब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देश में जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बने थे तब वो बाबा साहब अम्बेडकर वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मिनिस्टर थे, तब बने थे। उनके कार्यकाल में सारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस देश में बने थे। आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है या नहीं हमें पता नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नाम की चीज़ ही नहीं है। लेकिन 1952 का उनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो, अगर हम जॉब नहीं दे सकते तो अलाउंस तो देने की इस व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यूथ भटक ना जाए, यंग आदमी भटक ना जाए। क्या आज हम 75 साल के बाद भी अगर जॉब नहीं दे सकते तो तेरे लिए ये अलाउंस है, ये सिक्योरिटी है, क्या दे रहे हैं? एक तरफ हम पेंशन सिस्टम जैसे जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है उनको विड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जो लेबर फील्ड की योगदान है वो बहुत बड़ी है। उनके ज़माने में वो सारी 42 to 46 में बनी है। वो सारी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स आप धीरे धीरे हटा रहे हो। मैं कभी कभी मजाक से कहता हूँ, गुप्ता जी, जो बेचारा कर्मचारी 30-35 साल से काम करता है उसकी पेंशन हटाते हो और कल परसों जो चुनाव में जीत के आया जो ऑलरेडी मल्टी मिलियनर है उसकी पेंशन बरकरार रखते हो। वो भले 6 महीने के लिए मेंबर बनता है लोकसभा का, राज्यसभा, उसकी पेंशन बरकरार, उसके लिए क्रिमिलियर नहीं है, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज वी आर गोइंग टू अडॉप्ट? क्या ये पॉलिसीज है? और इन पॉलिसी का जब हम
एक विश्लेषणात्मक अंबेडकर विचारधारा के अनुरूप जब विचार करते हैं तो गवर्निंग क्लास, गवर्निंग मैकेनिज्म ये वहाँ से भटकता हुआ, हटता हुआ, दूर जाता हुआ नज़र आता है। जब मैं कह रहा हूँ कि हटकता हुआ, दूर जाता हुआ नज़र आता है, तो मैं फिर एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि बाबा साहब ने कहा कि भाई समाज के हर तबके को देश की जितनी भी विधानसभाएं है, लोकसभा है, उनमें जाने का अधिकार है। हर क्लास को, हर सेक्टर को, चाहे फिर वो उद्योगपतियों का तबका क्यों ना हो, इंडस्ट्रियल क्लास क्यों ना हो, उनको भी जाना चाहिए। लेकिन 1954 में उन्होंने राज्यसभा में बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहा, इंडस्ट्रियल क्लास, उद्योगपति, मल्टीमिलियनियर्स जो भी है, कारपोरेट क्लास, उनको भी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन उनकी एक बात है, वो बहुत कड़वी है। बाबा साहब ने कहा वो जाए, उनको भी प्रतिनिधित्व मिले, हिस्सा ले ले, लेकिन किसी भी हालत में देश की पार्लियामेंट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं बननी चाहिए। अब शब्द देखो, किसी भी देश की पार्लियामेंट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं बननी चाहिए। ये कह रहे थे 1954 में, मैं जिक्र कर रहा हूँ 1922 में। क्या समय के साथ रिलेवेंस, क्या भविष्यवाणी सचमुच होती हुई? और अगर है तो फिर बाबा साहब की वही बात है, संविधान बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन चलाने वाला आदमी सही नहीं। गाड़ी एक ही होती है, लेकिन ड्राइवर तो अलग अलग तरीके होते हैं ना। सेम गाड़ी को कोई 120-150 किलोमीटर चलाता है, और एक ड्राइवर वो पक्का है जिसका 40 किलोमीटर पर आवर गारंटेड स्पीड है। तो जिम्मेदार वो है ना। अब इसमें रिजर्व कैटेगरी क्लास कहाँ आता है? वो बेचारा है ही नहीं यहाँ, इसमें तो कहाँ आता है? लेकिन ये भी परिभाषा स्थापित की जाती है कि देश का बैकवर्डनेस बढ़ने के लिए यही क्लासेस जिम्मेदार होते हैं जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम में आते हैं। अब अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम तो बहुत बात का है। देश की पॉलिसी बनाने का और अफर्मेटिव एक्शन क्लास का कितना नज़दीक का संबंध है, इसके ऊपर एक पीएचडी या रिसर्च करना चाहिए। या जिन लोगों ने अपनी सदियों से कहा कि मेरिट और क्लास की मोनोपोली हमारे पास है, वो लोग अपने से पूछे कि वेयर आर वी इन ए कॉम्पिटिटिव ग्लोबल वर्ल्ड। वो अपने आप को पूछे इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। और इसका जब हम जिक्र करते हैं तो ये रिजर्व क्लास कैटेगरी आती कहाँ है? वो रिजर्व क्लास कैटेगरी तो क्लास 3, क्लास 4 मैक्सिमम वहाँ फंसी रहते हैं। वो कोई चपरासी है, कोई ड्राइवर है, कोई क्लर्क है। पॉलिसी मेकिंग में कोई रिजर्वेशन है क्या? देन हु इज रिस्पॉन्सिबल? सवाल ये भी है ना, जिम्मेदार कौन? तो इधर उधर की बात मत करिए, तो बताइए कारवा क्यों भटक गया? ये भटकने वाली बात कौन जिम्मेदार है? और कौन जिम्मेदार है वो आइडेंटिफाई अपने आप हो जाता है, जिसका जिक्र किया। और इसीलिए when you accept Ambedkar, we have to accept Ambedkar in a comprehensive manner। बहुत लिमिटेड दायरे को लेकर हम अंबेडकर को स्वीकार करता है। कोई तबका रिजर्वेशन के लिए करता है, कोई तबका पॉलिटिकल पावर के लिए करता है, कोई तबका मिनिमम गवर्नेंस के लिए करता है। लेकिन उनका जो एक अल्टीमेटली कल्चरल रिवॉल्यूशन का मॉडल रहा, जर्नी टुवर्ड्स बुद्धिज्म, उसमें भी उनका ना पावर स्ट्रक्चर का योगदान ना था, ना यूज किया, ना उन्होंने किसी पावर स्ट्रक्चर को हाथ में लिया। स्टिल ही कुड लीड लॉट्स ऑफ पीपल टू दैट पाथ ऑफ लिबरेशन। ये कैसे संभव हुआ? हाउ ही कुड डू इट? और ये संभव इसलिए हुआ कि अंबेडकर का व्यक्तिमत्व इतना ऊंचा था, इतना गहरा था, इतना प्रभावी था। ही कुड, इसलिए वो लीड कर पाए।
और कल्चरल मूवमेंट को जब वो लेके गए तब भी उन्होंने कहा धम्मा इज नॉट अ धर्मा, धम्मा इज अनदर वे ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्मली धर्म का काम होता है समाज कैसा है ये बताना, कैसा चले ये बताना, कैसा नहीं चलना चाहिए इसके लिए रेगुलेशन बनाता, लेकिन धम्मा स्टैंड्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन। ये जो पुनर्रचना, क्योंकि उनके ऊपर जो बर्ट्रांड रसेल का जो एक बड़ा प्रभाव था, एंड रसेल वेरी फेमस किताब है रिकंस्ट्रक्शन। ये रिकंस्ट्रक्शन जो मूवमेंट चलाने वाले जितने भी दुनिया में लोग हुए, किसी भी देश में रहे, अंबेडकर उसमें एक अग्रेसर मॉडल है। सो अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं रहे, ये मॉडल बन गए। और इसलिए आज भी कई सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग अंबेडकर को डे बाय डे ज़्यादा एक्सेप्ट करने लगे हैं। मैं इसलिए कहा कि डे बाय डे ज़्यादा एक्सेप्ट करने में लगे हैं क्योंकि अंबेडकर का ग्लोबलाइजेशन मार्केटिंग कभी नहीं हुआ, ना होने दिया। लोकल मार्केटिंग नहीं हुआ तो ग्लोबलाइजेशन के। केरला के हमारे साथी, मेरी बात हुई थी अभी 10 मिनट पहले, केरला में मलयालम में बाबा साहब के ऊपर पहली किताब 1982 की है और ट्रांसलेट करने वाला मेरा दोस्त है राजन, ही वाज द गवर्नमेंट सर्वेंट इन तिरुवनंतपुरम। केरला भाषा में 82 में किताब है बाबा साहब की, तो क्या बाबा साहब को केरला सोसाइटी समझेगी बेचारी। सेम अप्लाइज टू अदर रीजनल लैंग्वेजेस, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे मलयालम हो, चाहे और कोई हो, तमिल हो। तो अंबेडकर की इतनी मैकेनिज्म की, अंबेडकर विचारों की कभी मार्केटिंग नहीं हुई जितनी गांधी जी की विचारों की मार्केटिंग हुई। लोकल लेवल, डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल लेवल पे जितनी मार्केटिंग हुई उतनी अंबेडकर की नहीं हुई। कारण क्या है? अंबेडकर कभी भी पावर स्ट्रक्चर के नज़दीक नहीं रहे। पावर स्ट्रक्चर को अंबेडकर नज़दीक नहीं लगता है क्योंकि अंबेडकर के विचार पावर स्ट्रक्चर में बैठे हुए लोगों को मजबूर कर देता है तुमको ये करना है, एंड इफ यू डोंट, वो आपके साथ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, अंबेडकर स्टैंड्स विद दैट मास, पुअर, downtrodden, persecuted, that class. He stands with them, saying that you have to revolt. Revolt within the framework for your basic human rights granted by legal constitutional mechanism. और इसीलिए कभी भी गवर्निंग मैकेनिज्म में बैठे हुए लोगों को अंबेडकर का मॉडल ये थोड़ा एंटी एस्टैब्लिशमेंट मॉडल लगता है। और एंटी एस्टैब्लिशमेंट मॉडल होने के कारण नेचुरली बाबा साहब का न ग्लोबल न डोमेस्टिक मार्केटिंग हुआ। लेकिन मैंने कहा ना कि अंबेडकर डे बाय डे ज़्यादा ब्राइट होते नज़र आ रहे। एन शिवराज थे बाबा साहब के कलीग तमिलनाडु के। जब बाबा साहब की डेथ हुई तो उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि अंबेडकर विल बी मोर डेंजरस आफ्टर हिज डेथ। वो ज़्यादा प्रभावशाली होंगे विचारों से, उनके दिशा निर्देशन से। और आज वही है, अंबेडकर इज़ नो मोर फिजिकली गॉन इन 1956, चले गए, लेकिन एक मॉडल के रूप में, एक आइडियोलॉजी के रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में। सिंबल मतलब जब हम नॉर्मल बस्ती में जाए तो उनके लिए बाबा साहब का स्टैचू बड़ी एक सम्मान का प्रतीक होता है। पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन सम्मान का प्रतीक है। जिंदगी जीने के अलग अलग रास्ते हैं। कुछ लोगों के लिए रास्ता भगवान के रास्ते से जाता है, कुछ लोगों का रास्ता अंबेडकर के स्टैचू के माध्यम से जाता है। ये फर्क है, और ये फर्क को समझे बगैर पूरा एनालिसिस करना संभव भी नहीं है। और इसीलिए आज के संदर्भ में जितना हम मैनेजमेंट की तरफ चले जाए, चैलेंजेस का जिक्र करें, तो वी आर मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, फेलिंग इन आवर ड्यूटीज। मैंने कहा कि क्या प्लान इकोनॉमी को लगभग छोड़ देना यह देश हित का काम होगा? आंसर इज क्लियरली नो। कोई कहेगा डिबेटेबल पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट कैन बी एडवांस, पॉसिबल। लेकिन जब इंडिया जैसे लोगों में इनइक्वालिटी का साम्राज्य डे बाय डे बढ़ता जा रहा है,
पावर्टी, ग्लोबल पावर्टी इंडेक्स के आंकड़े हमारे मुंह पे मारे हुए तमाचे हैं। क्या हम इसको समझ नहीं पाएंगे? जब भारत का संविधान कहेगा धारा 38, आर्टिकल 38, 39 में कि देश के सारे रिसोर्सेस किसी भी कुछ ही वर्गों के हाथ में इकट्ठा होना देश के लिए घातक होगा, होना ही नहीं चाहिए। स्टेट शैल परस्यू पॉलिसीज इन सच वे सो दैट इट विल नॉट कॉन्सेंट्रेट। जब कैटेगोरिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इट शैल नॉट कॉन्सेंट्रेट, आज क्या है? जब हम देश के नेशनल रिसोर्सेस की बात करें तो क्या सीधा सवाल नहीं कि इस नेशनल रिसोर्सेस के ऊपर कुछ चंद लोग हावी होते जा रहे हैं? लैंड क्या नेशनल रिसोर्सेस नहीं? वाटर नेशनल रिसोर्सेस नहीं? हमारा यूथ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या ह्यूमन कैपिटल को कैप्चर करके किसी गलत रास्ते के लिए इस्तेमाल करना, ये भी तो कैपिटल वेस्टेज और वर्स्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस का एक बेस्ट एग्जांपल है। वर्स्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है। अब कहेंगे हाउ टू रेगुलेट, कैसे करें? किया नहीं जा सकता? क्या देश के दुनिया की कोई मॉडल नहीं? चाइना इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी कहते हैं अभी भी 4 बच्चे पैदा करने वाले को हम फेलिसिटेट करेंगे, है ना? सुना ना 2-4 दिन पहले? जिसको 4 बच्चे होंगे उसको भी हम फेलिसिटेट करेंगे। हम वो 1 + 1 = 2 को वो बाय बाय कर रहे हैं चाइना वाले। क्यों बाय बाय कर रहे हैं? मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसी पीछे हम कितने छुपे? अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ह्यूमन कैपिटल भी आपके पास ज़्यादा है। नाउ हाउ टू यूटिलाइज दैट ह्यूमन कैपिटल, दैट इज योर टास्क। इफ यू आर कीपिंग अंडर यूटिलाइजेशन दैट ह्यूमन कैपिटल, तो आपकी जिम्मेदारी है। अब देश में स्कूल नहीं चलाओगे तो कहाँ से आएगा बेस्ट ह्यूमन कैपिटल? स्कूल का मोनोपोलाइजेशन करोगे, एजुकेशन का मोनोपोलाइजेशन करोगे, कहाँ आएगा बेस्ट ह्यूमन कैपिटल? बाय फॉलोइंग द पॉलिसीज लाइक पॉलिसीज वंस अपॉन अ टाइम। मुरली मनोहर जोशी इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा प्राइमरी एजुकेशन इज फॉर मासेस, हायर एजुकेशन इज फॉर क्लासेस। अगर इस तरह की आपकी नीति रहेगी तो कहाँ से आएगा बेस्ट ह्यूमन कैपिटल? बाबा साहब मिनिस्टर थे लेबर, वाटर मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 42 to 46 वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और तब उन्होंने प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट किए जैसे दामोदर वैली कारपोरेशन, आप जानते हैं, पढ़े होंगे। तब उनकी जो बातें हैं वो कह रहे कि एक्सेस वाटर कभी भी लाइबिलिटी नहीं होता, ये तो एसेट है। हाउ टू यूटिलाइज इट, दैट शुड बी योर पॉलिसी। ओडिशा का उन्होंने प्रैक्टिकल एनालिसिस करके कहा कि ओडिशा जैसे स्टेट में अगर ज़्यादा बरसात होती है, पानी आता है तो बीमारी फैलती है, बीमारी से नुकसान होता है, किसान की फसल चली जाती है। इसका मतलब ज़्यादा बरसात होनी चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बाकी सारी चीज़ों को रोकने के इंतज़ाम करो। क्या आज भी जब महाराष्ट्र में एक्सेस बरसात होती है या किसी भी स्टेट पे जो नुकसान होता है तो 75 ईयर के बाद भी हम अंबेडकर को समझ नहीं रहे हैं। अंबेडकर सिर्फ संविधान, जाति व्यवस्था या अनटचेबिलिटी एनिलेशन यहाँ तक नहीं है। अंबेडकर इज मच बियॉन्ड दैट। लेकिन हमारे स्पेक्टेकल बड़ी मुश्किल वाली बात है। स्पेक्टेकल जो है हमारे देखने के जो नज़रिया है वो हमें अलाउ नहीं करते टू अंडरस्टैंड, सी द रियल अंबेडकर। प्रॉब्लम है, और ये जब तक प्रॉब्लम रहेगी तो अंबेडकर का कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान देश के लोगों का है, देश का है। अंबेडकर का क्या नुकसान होगा? अंबेडकर विल बी अ लीडिंग लाइट फॉर मिलियंस एंड बिलियंस फॉर ईयर्स टू कम। वो रहेंगे। सवाल ये है कि जिनको
किसी भी राज्य या देश के मैकेनिज्म चलाने वाले लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, उनकी क्या है, वो कितना समय तक चल पाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि देश के रिसोर्सेस का सही प्रबंधन नहीं करना, ये भी संविधान का अपमान है। चाहे उसको बेचना, चाहे उसको गिरवी रखना, चाहे आइदर इन द नेम ऑफ प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट। अब मेरे जैसे आदमी को, मैं तो बीपीसीएल का कोई कर्मचारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे आदमी का सीधा साधा सवाल है कि जो कंपनी हर साल लगभग 8-10 हज़ार करोड़ का मुनाफा कमाते हैं, उसकी बेचने की ज़रूरत क्या है? मतलब भारत सरकार की एक तो इकोनॉमिक फिस्कल पॉलिसी जो है वो इतनी नीचे गिर गई कि आपको ऐसी कंपनियां बेचनी पड़ती है ताकि आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है या फिस्कल डेफिसिट है उसको ठीक कर सके। नाउ फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए आपकी भारत सरकार की या किसी भी राज्य सरकार की बेहतर वाली कंपनियां बेचे या उसको डिस्पोज ऑफ करे, तो फिर एक जो 75-80 साल में आपने जो फॉलो किया वो गलत है, या इसके बाद जो कर रहे हैं वो सही है? दोनों में कोई तो गलत होगा। अगर आप अंबेडकर की भाषा में इसको पूछोगे, अंबेडकर के नज़र से देखोगे, तो अंबेडकर के नज़र से देखोगे तो अंबेडकर कहेंगे बेसिक एंड की इंडस्ट्री शुड बी विद इन द कमांड ऑफ द स्टेट। एब्सोल्युटली विद इन द कमांड ऑफ द स्टेट। स्टेट मैकेनिज्म है, और ये स्टेट मैकेनिज्म रहेगा तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ये भी ध्यान में रखिए, जितने प्राइवेट प्लेयर के साथ चले जाएंगे आइदर कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पे या कॉस्ट कटिंग के नाम पे या कॉस्ट फैक्टर के नाम पे, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ बिजनेस नहीं देखती, गवर्नमेंट जनता का कल्याण भी देखना, पब्लिक वेलफेयर भी देखना, ये उनकी जिम्मेदारी है। एंड देयरफॉर कोई भी पब्लिक अंडरटेकिंग मियरली इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगी ना बात, उसके कई सारे इफेक्शंस होंगे, फायदे होंगे, नुकसान होंगे, परिणाम होंगे। इन परिणामों को ध्यान में रखेंगे तो फिर गवर्निंग मैकेनिज्म में बैठे हुए लोगों की पॉलिसियाँ सही या गलत, सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर, क्या उसको रेगुलेशन की ज़रूरत है या बदलने की ज़रूरत है। और इन जब बातों का जिक्र करते तो यहाँ वी नीड टू अंबेडकर मोर इन डेप्थ, बहुत डेप्थ में जाकर समझने की ज़रूरत है। और ऐसी क्षमता, पहले देखने की इच्छा और बाद में क्षमता, ये दोनों का मिलाप कहाँ मिलेगा मुझे पता नहीं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी गवर्निंग प्रोसेस में बैठा है, लो हाई, प्राइवेट पब्लिक, एनीवेयर, स्टेट और अदर, किसी भी जगह पे बैठा है, अगर ये देखेंगे तो मुझे लगता है कि उनको उसमें ज़रूर एक जवाब मिल सकते हैं, एक नया नज़रिया मिल सकता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत है, एक नया तमन्ना रखकर एक नया इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। एंड व्हेन यू थिंक अबाउट इनिशिएटिव, अंबेडकर विल कम टू योर रेस्क्यू। थैंक यू वेरी मच।